चलिए शुरू करते हैं एक और वीडियो और एक और क्लास लेते हैं। और इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 10th से PYQ। और PYQ से 40 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे हम टोटल। और इस 40 क्वेश्चन को दो भागों में बनाएंगे। और सबसे खास चीज़ है कि एक एक क्वेश्चन का बारीकी से एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे हम लोग। और PYQ से जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट किया गया है इसको बढ़िया से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं और देखते हैं। तो हम बात करेंगे कि जैसे पेड़ के पत्ते हैं, पत्तों में गैसीय विनिमय के लिए कौन सी संरचना जो होती है वो जिम्मेदार होती है। तो पेड़ के पत्तों का जिक्र हो रहा है, उसमें गैसीय विनिमय का जिक्र हो रहा है। तो गैसीय विनिमय यानी ऑक्सीजन और CO2 का विनिमय कैसे होता है ये बताना है। तो इसके लिए सबसे पहले जिम्मेदार जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं, यानी एस्टोमाटा। एस्टोमाटा के खुलने और बंद होने के साथ ही उसमें गैसीय विनिमय होता है, याद रखना है। हम जब इसको एक स्लाइड ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो इसका व्याख्या आप लोगों को मिल जाएगा सामने। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो एस्टोमाटा यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। लेकिन सबसे खास चीज़ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि रंध्र पत्तियों की एपिडर्मिस में उपस्थित छिद्र होते हैं। ये CO2 के अवशोषण और ऑक्सीजन के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी पेड़ पौधों में जब भी गैसीय विनिमय होता है तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज होता है, जिसे मनुष्य जो होते हैं अपने श्वसन क्रिया के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है। प्रत्येक रंध्र दो वृत्ताकार यानी वृक्काकार रक्षक कोशिकाओं से घिरा होता है। कितने रक्षक कोशिकाओं से? दो वृक्काकार रक्षक कोशिकाओं से घिरा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जुड़ा हुआ है अग्नाशय से। अग्नाशयी रस स्रावित करता है, अच्छा बात है। तो फिर बताएं सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प के लिए अब 4 ऑप्शन दे रखा है। क्या ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है, लाइपेज वसा पचाता है, फिर बी नंबर में है ट्रिप्सिन वसा पचाता है और लाइपेज प्रोटीन पचाता है, क्या ये सही है? फिर कह रहे ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों वसा पचाते हैं। फिर कह रहे यहाँ पे कि ट्रिप्सिन प्रोटीन पचाता है और लाइपेज कार्बोहाइड्रेट पचाता है। सही आंसर का चुनाव आप लोगों को करना है। जैसे ही आप लोग सोच लेंगे यहाँ पे आपके सामने सही आंसर आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को पचाता है। और फिर लाइपेज जो होता है, लाइपेज का काम होता है वसा यानी फैट को पचाना। तो देखेंगे यहाँ पे अग्नाशयी रस में ट्रिप्सिन यानी प्रोटीन पाचन के लिए, और लाइपेज वसा पाचन, और एमाइलेज यानी कार्बोहाइड्रेट पाचन पाए जाते हैं। अग्नाशय एक बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में काम करता है, इसको याद रखना है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उस दौरान सही घटनाएं चुने। कौन कौन सी घटना होती है? तो क्या CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है? क्या प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है? क्या क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है? अब इसमें से आपको चुनना है कि क्या ये सही है, या फिर 1 और 2 सही है, या फिर 2 और 3, या फिर 3 और 4 सही है, या फिर 1 और 4 सही है। ये आपके ऑप्शन है और सही आंसर है आपका यहाँ पे। हम कहेंगे कि 2 और 3 सही है। 2 और 3 सही का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल प्रकाश का अवशोषण करता है और यह ऊर्जा यानी रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। और CO2 का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होता है और ऑक्सीकरण नहीं होता है, ये ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पौधे में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत उपयोग नहीं हो पाते वे किस रूप में रहते हैं? स्टार्च, चीनी, वसा, प्रोटीन। तो सबको पता है कि पौधों में जो उपयोग नहीं हो पाते हैं तुरंत कार्बोहाइड्रेट, वो स्टार्च के रूप में इकट्ठा रहते हैं, याद रखना है। ठीक है। तो स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च पौधे में मुख्य संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है और यह ग्लूकोज की पॉलीमर श्रृंखला है, यह भी याद रखना है। पौधे इसे क्लोरोप्लास्ट और एमाइलोप्लास्ट के रूप में इकट्ठा करके रखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि मनुष्यों में अवायवीय श्वसन की विशेषता क्या है? अवायवीय श्वसन की विशेषता तो देखते हैं। पहला क्या है, पेशी कोशिकाओं में होता है। पेशी, ये सही बात है। अवायवीय कोश श्वसन जो है वो कहाँ होता है? पेशी कोशिकाओं में। और क्या 3 कार्बन अणु बनते हैं? तो ये भी सही बात है। आंसर में देखेंगे कि कहाँ पे 1 और 2 का जिक्र किया है, तो 1 और 2 का तो जिक्र यहीं पे कर दिया। तो फिर हम लोग आंसर चेक करेंगे कि आंसर क्या दे रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा। फिर यहाँ पे कहेंगे एक बार व्याख्या में कि अवायवीय श्वसन
ऑक्सीजन के बिना होता है, सबको पता है, और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और ये जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है वो मांसपेशियों में होता है। ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट जाता है और फिर बन जाता है लैक्टिक एसिड, जिससे क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। 3 कार्बन यौगिक यहाँ पे बनता है और क्रैम्प आने के वजह से जोड़ों में दर्द, ऐंठन महसूस होने लगता है। याद रखेंगे। आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। कवक जो है, फंगस, अपना पोषण कैसे प्रदान करता है, सबको पता है कि कवक जो है वो अपना पोषण प्रदान करने के लिए भोजन को बाहर क्या करता है, पचा करके और तब अवशोषित कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिएगा तो सही आंसर, कवक मृतोपजीवी पोषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। वे बाह्य पाचन करते हैं और पाचन एंजाइम स्रावित करते हैं और भोजन को बाहर पचाते हैं और फिर सरल पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं। और आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। टाइम कम लगाना है, क्वेश्चन ज़्यादा बनाना है। मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है शरीर में किसके द्वारा पंप किया जाता है, सबको पता है। इसमें बायां वाला हिस्सा आएगा, लेकिन अब बायां में 2 को दे दिया, बायां नीलय, बायां आलिंद। अब इसमें आपको एक चुनना है, सही आंसर हो जाएगा आपका बायां नीलय। बायां नीलय की दीवारें सबसे मोटी होती हैं क्योंकि इससे पूरे शरीर में उच्च दाब पर रक्त पंप कराना होता है और यह महाधमनी के माध्यम से ऑक्सीजन युक्त रक्त को आगे भेज देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंध्र छिद्र के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है। चलिए इस पे चर्चा करते हैं। तो अब क्या रंध्र छिद्र के खुलने और बंद होने को कौन नियंत्रित करता है, तो इसका आंसर तो सीधे हो जाएगा रक्षक कोशिकाएं। सबसे पहले वाले क्वेश्चन में ही इसके बारे में चर्चा कर दिए थे। तो अब आंसर देख लीजिए आप लोग, रक्षक कोशिका आपको मिल जाएगा। रक्षक कोशिकाएं रंध्र के खुलने और बंद होने को नियंत्रित करती हैं। जब ये कोशिकाएं जल ग्रहण करके और स्फीति प्राप्त करती हैं तो रंध्र खुलता है और फिर उसके बाद बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन का सही समीकरण कौन सा होगा। सबको पता है कि अवायवीय श्वसन का जिक्र कर दिया तो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज पाइरूवेट में टूट जाएगा, पाइरूवेट से फिर लैक्टिक एसिड बनेगा और लैक्टिक एसिड के साथ लेस एनर्जी भी वहाँ पे दिखाई देगा, यानी ऊर्जा का भी निर्माण होगा। यानी सही आंसर हो जाएगा इसका बी नंबर। यहाँ पे देखिएगा, ग्लूकोज पाइरूवेट में, पाइरूवेट लैक्टिक एसिड प्लस ऊर्जा में। गौर से देखना है कि मनुष्यों में अवायवीय श्वसन के दौरान पाइरूवेट लैक्टिक एसिड में बदल जाता है और फिर एथेनॉल उत्पादन यीस्ट और कुछ बैक्टीरिया में होने लगता है। सारी चीज़ें आप लोगों को अपने क्लासेस में बताई गई हैं। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। कोमलार का स्राव किसके पाचन को प्रभावित कर सकता है। सबको पता है स्टार्च के पाचन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि स्टार्च को बचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लार की आवश्यकता होती है। और लार जब कम बनेगा तो पाचन की क्रिया जो है वो बाधित हो जाएगी, ये याद रखना है। आशा करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। इसका सही आंसर देख लीजिएगा, स्क्रीन पर दिखाई देगा स्टार्च। ठीक है, लार में गौर से देखिएगा, लार में लार एमाइलेज यानी पटाइलिन होता है जो स्टार्च को मल्टोज यानी सरल शर्करा में पचाता है। कम लार से स्टार्च का पाचन प्रभावित होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्लूकोज का विघटन, ग्लूकोज का विघटन के बारे में क्वेश्चन है। ग्लूकोज, पाइरूवेट और फिर लैक्टिक एसिड। अब ये बताना है स्थान ए और बी का क्रमशः क्या कहानी है। क्या कहानी है, तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन रहित होता है, क्या कोशिका द्रव्य और ऑक्सीजन युक्त होता है। मतलब ग्लूकोज का विघटन हो रहा है तो किस तरीके से होता है ये बताना है। तो अब क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं, लैक्टिक एसिड के बारे में भी जिक्र करना है। तो लैक्टिक एसिड का जब भी बात आता है तो ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तभी लैक्टिक एसिड का जिक्र आएगा, और लैक्टिक एसिड का जिक्र आएगा ऑक्सीजन को अनुपस्थित करेंगे, एब्सेंट करेंगे। तो इसमें कहाँ है जहाँ पे ऑक्सीजन रहित नहीं, तो यहाँ पे दिखाई देगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन रहित पेशी कोशिका मिलेगा। और दूसरा घटना क्या होता है, कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन रहित घटना होता है, तभी जाकर के लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन अब हम लोग करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रंध्रों का खुलना और बंद होना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। यहाँ पे CO2 सांद्रता है, तापमान है, ऑक्सीजन सांद्रता है, रक्षक कोशिकाओं में जल की मात्रा है। इस क्वेश्चन के आंसर आप लोग देंगे कमेंट सेक्शन में।
हम बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में अगले वीडियो में और इसके आंसर भी देंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो फॉलो कर लें। हम आते हैं एक और वीडियो के साथ इसके अगले सेक्शन में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा बोरिंग फील ना करें और आसानी से वीडियो देख लें, बहुत ज़्यादा आपको टाइम ना देना पड़े। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।